हेलो स्टूडेंट्स, इसका अगला पार्ट अपन फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा मैं यहाँ पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम तीन तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। एक तो देख रहे हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा डेंसिटी, और तीसरी हम सोल्यूबिलिटी। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, सोल्यूबिलिटी। तीन तरीके के देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पहला बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताऊं, और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कैसे हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज होते हैं किससे? अगर आपका मॉलिक्यूलर मास जो है इंक्रीज होता है, तो मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने पर दोनों ये इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा, अगर ये ब्रांच होते तो ब्रांचिंग में क्या होता है, यहां पर आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में समझिएगा। ब्रांचिंग में बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किंतु अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा, ये ब्रांचिंग बढ़ रही है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, किंतु सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। और अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, साथ साथ बढ़ते हैं। अब डेंसिटी के बारे में बात करें तो नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी कब? जब नंबर ऑफ एक्स एटम, यानी कि हेलोजन एटम बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी अगर आर ग्रुप जो है वो बढ़ जाते हैं, ग्रुप के बढ़ने पर ग्रेटर हो जाते हैं। और अगर एटॉमिक मास बढ़ जाता है, यानी कि एटॉमिक मास हेलोजन का बढ़ जाता है, मतलब जैसे अगर देखें तो अगर डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो फ्लोरीन की सबसे कम, क्लोरीन की उससे ज्यादा, और ब्रोमीन की उससे ज्यादा, और आयोडीन की सबसे ज्यादा। दूसरा, मॉलिक्यूलर मास, जो कि मैं बता चुका, मॉलिक्यूलर मास पूरी का होल का अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। चार है, नंबर ऑफ एक्स एटम बढ़ेंगे, यानी अगर जैसे डाई क्लोरो एल्केन है तो ज्यादा होगा कंपेयर टू द मोनोक्लोरो से। आर रेडिकल बढ़ते जा रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। और अगर हेलोजन एटम बढ़ते जा रहे हैं, हेलोजन एटम का मास बढ़ता जा रहा है तो भी डेंसिटी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूलर मास से भी बढ़ेगी। सोल्यूबिलिटी के बारे में बात करें तो सोल्यूबिलिटी, ये क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, पार्शली थोड़ा सा इनका, क्योंकि पोलर नेचर के होते हैं इसलिए सोल्यूबिलिटी होती है किंतु कम होती है। तो सोल्यूबिलिटी कैसी होती है, लीस्ट होती है। किसमें? इन वाटर, इन वाटर। किंतु इनकी सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा होती है किसमें, किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे सॉल्वेंट में इनकी सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यह था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी को हम दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहले केमिकल तीन तरीके से, यहां लिख देता हूं केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये एक है, केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा देखेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरी हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शंस विथ मेटल्स। तीन तरीके की रिएक्शन होती है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये भी हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो हम देखेंगे SN2, और दूसरी देखेंगे SN1।
ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो तरीके से देखेंगे। एक तो हम E2 देखेंगे और दूसरा हम E1 रिएक्शन देखेंगे। अब सबसे पहले मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बताने जा रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम सबसे पहले जो मैंने बताया SN2 को देख रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे मैं पहले बना रहा हूँ फिर रब कर दूंगा। ये कार्बन है और इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इसके साथ यूं समझ लो कि ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ये बेचारा बड़ा शांत बैठा हुआ है, इसको कोई किसी से लेना देना नहीं। किंतु एक न्यूक्लियोफाइल, भाई न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? यानी कि नेगेटिव स्पीसीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सके। जैसे ही वो आई तो भैया इनमें हलचल चालू हो गई। क्या हलचल चालू हो गई? कि इनकी दोस्ती टूटने लगी। इसके ऊपर क्या हो गया? इसके ऊपर आ गया पार्शली नेगेटिव चार्ज आ गया, पोलैरिटी हो गई इसके आने के कारण, और इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया। जिसके कारण क्या हो गया कि ये चार्ज आने के कारण ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जुड़ने लगा। कौन? न्यूक्लियोफिलिक से थोड़ा सा जुड़ने लगा। कुछ इस तरीके से अपन देखेंगे। यहाँ पर जो आपके मैं बता रहा हूँ इंटरमीडिएट, मैं वहाँ डिफरेंस बता दूंगा कि इंटरमीडिएट पोजीशन यहाँ पर बन रही होती है तो वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक में क्या बन रही होती है उसको थोड़ा आप देखिएगा। यहाँ पर ये जो है ना, मैं थोड़ा सा ये न्यूक्लियोफिलिक, इसको भी थोड़ा सा मैं बॉन्ड को अलग कर दूं। थोड़ा सा बॉन्ड को अलग करने जा रहा हूं मैं। हाइड्रोजन को थोड़ा इस तरीके से वो लगा देता हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से मैं करके लगा रहा हूँ। ठीक, तो क्या ये जो न्यूक्लियोफिलिक है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक इसके पास आ जाता है, लग जाता है। किंतु ये ढंग से अभी जुड़ता नहीं है। इस तरीके से जुड़ा हुआ है आके न्यूक्लियोफिलिक। और दूसरा ब्रोमीन तो जुड़ा ही हुआ था। इसकी पकड़ कम पड़ जाती है। ये भी कोई स्ट्रांगली नहीं जुड़ा है, ये भी अनस्टेबल के रूप में जुड़ा हुआ है। इसकी पकड़ कम हो गई। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है वो कुछ इस तरीके से हो गए। ये एक इधर आया, एक इधर आया, एच एच के रूप में आके इसके साथ जुड़ गया। और एक हाइड्रोजन ये वाला है एच। ये जो कंडीशन बनती है, इसको मैं भले थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसको कहते हैं, ये जो पोजीशन बनी है इसको ट्रांजिशन, सॉरी ट्रांजिशन नहीं, इंटरमीडिएट स्टेज कहते हैं। ट्रांजिशन तो न्यूक्लियोफाइल में बनेगी। ये बन गई, इसको अपन इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट बोलेंगे। स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज बन जाती है। ये जो रिएक्शन होती है, ये क्या होती है कि एक ही स्टेप में हो रही होती है। एक ही स्टेप में हो रही होती है और बाद में क्या हो जाता है कि ये अनस्टेबल होता है और बाद में ये टूट जाता है। और कैसे टूटता है? कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये न्यूक्लियोफाइल इसमें पीछे से आके यहाँ पे जुड़ जाता है और कार्बन इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को बना देता है। ये एच, ये एच और ये एच उल्टा हो गया। इसको अपन क्या कहते हैं? इसलिए इन्वर्जन कहते हैं। उल्टा हो गया, इन्वर्जन। और प्लस जो ब्रोमीन निकला है वो ब्रोमाइड के रूप में के रूप में ये निकल गया। तो इसको अपन लिविंग ग्रुप कहते हैं, लिविंग ग्रुप। और ये ये सब ये सब्सट्रैक्ट का काम करता है कार्बन। तो इस तरीके से हमने देखा ये इन्वर्जन बना हुआ है, इन्वर्जन हो गया इसका। इन्वर्जन उल्टा हो गया, यानी कि उल्टे छाते की तरह जैसे तेज हवा आती है तो ये उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन बन गया। पहले ये इस साइड थे इसके हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन इस साइड हो गए, इन्वर्जन हो गया। इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा 1 डिग्री वाला बताता है, और फिर सेकंड डिग्री वाला, और सबसे कम 3 डिग्री वाला कार्बन बताता है। SN1 रिएक्शन को
हम ये फर्स्ट रिएक्शन एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। दूसरी इसकी क्या खासियत होती है कि ये रिएक्शन जो रहती है ये मोनो सॉरी बाई, ये बाई मॉलिक्यूलर होती है, बाई मॉलिक्यूलर होती है, मॉलिक्यूलर होती है। और बाई मॉलिक्यूलर इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रही होती है, ये जो रिएक्शन हो रही होती है उसमें जो लिए जाते हैं तो इसमें ये इसको अपन बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो अपन न्यूक्लियोफाइल ले रहे होते हैं ना वो स्ट्रांग होते हैं बहुत, स्ट्रांग होने के कारण डायरेक्टली इससे रिएक्ट कर लेते हैं और एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, इसलिए क्योंकि स्ट्रांग होते तुरंत उससे रिएक्शन कर लेते हैं। दूसरा क्योंकि अब इसमें दोनों के ये रिएक्शन होती है दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर? जो आपने लिया है इसमें हेलो एल्केन वो और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए सेकंड ऑर्डर वाली रिएक्शन कहलाती है। याद रखने, सेकंड ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक रिएक्शन कहलाती है। तीसरा, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है जैसा कि मैंने बताया। और फोर्थ है इसमें ये इन्वर्जन रिएक्शन है, इनवर्जन रिएक्शन है। तो इस तरीके से हम इनकी रिएक्शन के बारे में हम बता सकते हैं। और अब हम इसको देखते हैं, इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, आप चाहे तो उसको ले लें। SN1 रिएक्शन को बता रहा हूँ, फिर इसके कंपैरिजन भी कर लेंगे हम इसकी। SN1 रिएक्शन, देखो इससे इसका पूरा नाम एक्चुअली क्या था? वन यानी कि मोनो, याद रखिएगा, मोनो मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पीछे से पढ़िए इसको। वन, मोनो न्यूक्लियो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 में क्या था? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूल्स तो क्या इसमें दो मॉलिक्यूल्स नहीं लिए जाते? क्या दो लिए जाते हैं कि भाई रिएक्शन अकेले होती है, थाली एक हाथ से बनती है क्या? दो हाथ से बनती है। किंतु इनकी कंसंट्रेशन जो रहती है न्यूक्लियोफिलिक की कम ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालती है, और वहां तो स्ट्रांग लिया जाता है। तो इसलिए इस बात का अपन को ध्यान रखना है। अब जो SN2 रिएक्शन, जो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, ये दो स्टेप में कंप्लीट हो रही होती है। एक स्टेप कौन सी होती है उसको देखें अपन। सबसे पहले स्टेप 1, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें ये रेडिकल, अब ये हेलो एल्केन अपन ले रहे हैं, सपोज ये R लिया और मैंने Br लिया। इसमें क्या हो जाता है कि जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक आता है, न्यूक्लियोफिलिक आता है तो ये रिएक्शन होने लगती है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रांग नहीं होता है। ये जो रहता है ये एक्वेशियस रहता है, उसमें क्या होता है, एक्वेशियस नहीं होता। ये स्ट्रांग यानी कि ये प्रोटिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, प्रोटिक। तो प्रोटिक सॉल्यूशन होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन इसमें लिया जाता है, यानी कि एक्वेशियस न्यूक्लियस होता है। अब क्या होता है कि ये रिएक्शन क्योंकि इसके ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता तो स्लो स्लो रिएक्शन हो रही होती है, स्लो रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो आपको मालूम है जो रिएक्शन डिटरमाइन किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्लो रिएक्शन के ऊपर करती है। तो स्लो रिएक्शन के कारण क्या हो जाता है कि ये नहीं जुड़ तो नहीं पाता है, किंतु इसके आने के कारण जो हमारा कार्बन है ना ये इससे टूट जाता है, अलग हो जाता है और कार्बो केटायन बना देता है, कार्बो केटायन बन जाता है। कार्बो केटायन बन जाता है तो फिर इसका क्या हो जाता है, जो ब्रोमीन बेचारा क्या कर देता है, तो ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन अपना पेयर उठा के चलता बनता, पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। और इसके ऊपर क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन खो गया, इसलिए इसने कार्बन केटायन बना दिया, पॉजिटिव आ गया। और ये भाई साहब पूरा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ गया है, तो किसी दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन लेके आ गया है, अपना खुद का नहीं उठाया, इसलिए ये इस तरीके उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये फ्री रेडिकल कहलाता है। ये फ्री रेडिकल है। फ्री फ्री रेडिकल क्यों है? बहुत ये रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो दूसरे का ले आके बैठ गया है। अब ये फर्स्ट स्टेप अपनी कंप्लीट हुई। अब सेकंड स्टेप पर क्या होता है उसको देखिए। सेकंड स्टेप पर क्या होता है कि ये जो कार्बो केटायन है, ये कार्बो केटायन है,
इसके ऊपर ये कार्बोकेटायन, इसके ऊपर अटैक करता है कौन, न्यूक्लियोफिलिक। मान लेता हूं कि मैं OH ले लेता हूं, OH माइनस, ये वाला, ये उसके ऊपर अटैक करता है और ये बहुत तेजी से फिर रिएक्शन हो रही होती है, क्योंकि जैसे ये बन जाता है तो ये नेगेटिव, क्योंकि ये भी तो पानी में टूटा हुआ है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है एक्वेशियस सॉल्यूशन में, तो OH अलग हुआ है और OH माइनस के रूप में आया, तो ये एकदम से इसके ऊपर अटैक कर देता है, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है और कार्बन के ऊपर अटैक करके यह अल्कोहल बना देता है। तो कुछ इस तरीके का ये रिएक्शन इस तरीके की हो जाती है, RCR, आर आर, और यहाँ पर ये OH आके इसके साथ जुड़ जाता है। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इसको अपन ये सेकेंड रिएक्शन जो रहती है, क्योंकि एक के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, तो मोनोन्यूक्लियर रिएक्शन कहलाती है। इसकी अगर हम रिएक्टिविटी देखें, इसके भी कोई कैरेक्टर देखें कौन कौन से, तो मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। एक तो इसका कैरेक्टर क्या है कि नंबर फर्स्ट, ये मोनो मोनो मालिक्यूलर है, मोनोमालिक्यूलर है। दूसरा, इनकी रिएक्टिविटी उसके उल्टी होती है। जो एसएन में क्या है कि 1 डिग्री वाले रिएक्टिव थे, इसमें 3 डिग्री वाले रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, सेकेंड डिग्री, और ये फर्स्ट डिग्री सबसे कम, उससे ये उल्टा होता है। दूसरी इनकी क्या खासियत होती है, दूसरी इसमें जो अपन सॉल्यूशन ले रहे होते हैं, वो चार के बाद सॉल्यूशन ले रहे होते हैं, उनमें कैसा होता है, ये जो वो जैसे वो इनवर्स बना रही होती है ना, ये रेसेमिक मिक्सचर बनाती है, रेसेमिक रेसेमिक रिएक्शन होती है ये। और इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो कौन सा था, वीक वीक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट होता है। और दूसरी बात कि ये बता दी फर्स्ट ऑर्डर की, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इस तरीके से अपन ने इसकी SN1 और SN2 रिएक्शन को अपन ने देखा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देख रहे हैं, जिसको अपन मैं इसको ये देता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESN, और ESR रिएक्शन, और इसको एक और नाम से अपन जानते हैं, इसको कहते हैं एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन आर एलिमिनेशन रिएक्शंस आर टिपिकल रिएक्शन, टिपिकल रिएक्शन होती है, ठीक है ना, टिपिकल रिएक्शन इन विच अ पेयर ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर रिमूव्ड किए जाते हैं फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं रब कर रहा हूँ, इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी है, फिर से पढ़ के बता देता हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर टिपिकल, ये टिपिकल रिएक्शन है, आर टिपिकल रिएक्शन इन विच अ पेयर ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर रिमूव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एसर्शन वगैरह में आ सकते हैं, एसर्शन वगैरह में, इसलिए मैंने ये इसको लिखा। अब ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो रहती है, ये भी अपन दो तरीके से इसको देखेंगे। एक तो मैं इसको रब करके, क्योंकि एक एक को अलग अलग करके एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक साथ नहीं करके। तो ये दो तरीके की होती है, E1 और E2। तो पहले मैं E2 रिएक्शन कर रहा हूँ, जैसे SN1 करा, E2 रिएक्शन, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। E2 रिएक्शन को, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, CH2 CH, सॉरी ये 3 CH2 Br मैंने लिया
अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, रुको मैं थोड़ा सा इसको, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेता हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH को ले लेता हूँ। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किस में ले रहा हूँ, अल्कोहल में लेके, पानी में नहीं डुबो रहा हूँ उसको, पानी वाला सॉल्यूशन नहीं है, अल्कोहल लिया है। तब क्या हो जाएगा कि ये जो, मैं इसकी मैकेनिज्म को बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले इसको बता रहा हूँ। अरे यार ये टेढ़ा क्यों लिखा जा रहा है। इसको लिया तो क्या बन जाएगा, ये आपका निकल गया। और ये जो हाइड्रोजन है एक इसका, वो इसके साथ चला जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2O। ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। इस रिएक्शन को अब हम इसके मैकेनिज्म के रूप में देखें, इसको एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहा गया। देखो क्या है कि ये में दो कार्बन लिए हैं और इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया है, ये भी 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन हो गए। इसके साथ क्या है, ये Br जुड़ा हुआ है और ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, ठीक है ना। अब इसमें इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हुआ आपका अल्फा कार्बन और ये हुआ आपका बीटा कार्बन। जब आपने इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आ गए हैं या इलेक्ट्रोफाइल का ये काम करेगा, तो ये आया तो ये क्या करेगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर लेके जाएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेके जाए, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाके इस हाइड्रोजन को दे देगा, इस हाइड्रोजन को दे देगा। तो ये H2O बन के निकल जाएगा। अब H2O बन के ये तो निकल गया। दूसरा आपने इसमें क्या पोटेशियम लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। तो ये इस तरीके से अल्कोहलिक सॉल्यूशन आपको लेना है और ये इसके साथ H2O बना के निकल जाएगा और ये इसके साथ जो इसका जो K था, ये पॉजिटिव वाला, इसके साथ ये ब्रोमीन निकल जाता है। तो इस तरीके से ये HC और ये H ऊपर का तो निकल ही गया, ठीक है ना। और ये बन गया आपके डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और ये पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में और दूसरा H2O के रूप में निकल गया। तो इस तरीके से ये इस रिएक्शन को अपन ने देखा कि वन स्टेप में ही कंप्लीट हो गई ये रिएक्शन। अब अपन इसके वन स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्टली रिएक्शन ये भी नहीं होती है, इसमें जैसे उसमें मैंने बताया इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, तो इसमें भी एक इंटरमीडिएट बीच की स्टेप होती है। मैं रब करके इसकी, ये तो मैंने डायरेक्टली आपको बताई ताकि समझ में आ जाए। एक इसकी ट्रांजिशन स्टेप स्टेज बनती है, उसको देखो कैसे बनती है ना, मैं इसको बना रहा हूँ। जैसे ये कार्बन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पर जोड़ देता हूँ और एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ जोड़ देता हूँ और ये C, और ऐसे ही मैं एक हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ देता हूँ, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ देता हूँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक ब्रोमीन जोड़ना है मुझे कोई भी, यानी कि सपोज ब्रोमीन को मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ये आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड बेस, आपको जो भी लेना होता है इसमें कॉन्जुगेटेड बेस लेना पड़ता है। तो कॉन्जुगेटेड बेस को मैं ये ले रहा हूँ OH और माइनस, ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्जुगेटेड बेस 11th में पढ़ के आए होंगे आप, ये कॉन्जुगेटेड बेस किससे कहते हैं। तो ये जो है ना, अल्फा पे ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा के साथ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहा होता है। कैसे बना रहा होता है उसको देखो, ये जो OH है वो यहाँ पर आ गया है, OH, और इसके हाइड्रोजन से, ये OH है, ठीक है ना, इसके हाइड्रोजन से, किसके, कार्बन के, ये कार्बन का हाइड्रोजन, ये वाला ऊपर वाला बीटा वाला हाइड्रोजन है, इसके साथ आके जुड़ जाता है, कुछ इस तरीके से आके जुड़ जाता है। और ये वाला आपका H और H और ये जो हेलोजन है, ये एक H मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये जो हेलोजन है ना, इसकी पकड़ यहाँ से कम पड़ जाती है, ये भी जुड़ा हुआ होता है। तो ये Br, देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर कार्बन की, हाँ यहाँ तो 4 ही आपको दिखाई दे रही है। तो ये इसको, ये इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेप बन जाती है।
वहां पर कौन सी इंटरमीडिएट, और यहाँ पर कौन सी बनती है ट्रांजिशन स्टेट। दोनों में डिफरेंस क्या है वो बता देता हूँ। ये ट्रांजिशन स्टेज, देखो उसमें न्यूक्लियोफिलिक जुड़ रहा था, तो 5 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही थी, कहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ऐसा था। और इसके अपन ने यूं करके बता दिया था कि भाई ये जो है न्यूक्लियोफिलिक आके जुड़ गया है। और फिर अपन ने बताया था कि इसका कुछ इस तरीके से ये इसकी पकड़ ढीली पड़ गई है, किसकी, हेलोजन एटम की, इसमें इसमें न्यूक्लियोफिलिक का बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये हेलोजन एटम की, और हाइड्रोजन इसमें इस तरीके के हाइड्रोजन थे, एच एच एच। तो यहाँ पर जो कार्बन की 5 वैलेंसियां इसके साथ सेटिस्फाई होती दिख रही है, 1 2 3 4 5, जो कि पॉसिबल नहीं होती है। तो ये पार्शली इसको, जो इस वैलेंसी टूटी वैलेंसी को पार्शली कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। ये किस में थी, न्यूक्लियोफिलिक में थी। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक में कार्बन की वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक में इसको अपन इंटरमीडिएट स्टेप कहते थे, और यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेप नहीं कहते हुए ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट है। फिर ये ट्रांजिशन स्टेट जो रहती है ज्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि ये भी अनस्टेबल रहती है, और ये बॉन्ड टूट के वापस कुछ इस तरीके से, यहाँ बना देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से ये टूट जाते हैं, और बना देता है कि ये जो आपका इसके साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। और बाकी बाकी 2 कार्बन, तो 2 कार्बन आपस में इस तरीके से मिल जाते हैं, H2H2 डबल बॉन्ड बना देते हैं। और यहाँ पर ये पोटेशियम जो मैंने आपको बताया ब्रोमाइड के रूप में निकल जाता है, और वाटर के रूप में निकल जाता है। तो ये आपका जो है न्यूक्लियो ये सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप समझ सकते हैं। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। अब क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम इस तरीके से इनकी रिएक्शन को हम देखते हैं, किंतु इसके अलावा एक और रिएक्शन होती है जिसको मैं यहाँ पर बता नहीं पाया। तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसलिए मैं इसको यहीं पर करवा रहा हूँ। ये है आपका, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको अपन कहते हैं सेट फेज रिएक्शन। तो ये सेट जेफ रिएक्शन, ये सेट जेफ रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन को एक्चुअली क्या है, ये रिएक्शन, ये डिटरमाइन मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, डिटरमाइन मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। जब केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कब मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कब माइनर प्रोडक्ट बनेगा, इस बात को बताने के लिए सेड फेज ने रिएक्शन दी थी, और उस किस कंडीशन में होती है वो बताए। अब इसको देखो, ये CH3, ये मैंने बनाया डबल बॉन्ड लगा, ये CH और ये CH, 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड और CH3। इसको देखिए और एक इसको देखिए, CH3 CH2 CH2, ठीक। और CH2, रुको रुको रुको, 1 1 2 3 4, हाँ ठीक। तो इसको हटा देता हूं, और यहां पर भी CH2। इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों में आप डिफरेंस आपको ये दिखेगा, ये और ये रेडिकल, यानी डबल बॉन्ड के दोनों ओर आर के, आर के से सेम है, 2 R, ठीक है ना, ग्रुप है, कनेक्ट ग्रुप कनेक्ट है, ठीक है ना, कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। मतलब ये जो भी आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट। कब, जब दोनों साइड 2R जुड़े हुए हों, और ये 81% बनता है, इसका जिसका एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं। और यहाँ पर देखो केवल एक ही रेडिकल R ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो 1R ग्रुप कनेक्टेड, जब एक R ग्रुप CH3
एक जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना, तब क्या होता है डबल बॉन्ड वाले के साथ, तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, 19% बनता है। इस तरीके की रिएक्शन को हम सेट जेफ रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम इसकी नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मेटल के साथ रिएक्शन, ये थर्ड वाली, मेटल के साथ रिएक्शन, ठीक है ना, मेटल के साथ रिएक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होती है। क्या होता है कि ये आपने आर लिया और ये हेलो एल्केन लिया, तो क्या करते हैं इसको, अगर अपन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। अगर आपने मैग्नीशियम के साथ यानी रिएक्शन विद मैग्नीशियम, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। इसको आपको ड्राई ड्राई ईथर में ये रिएक्शन होती है, ड्राई ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन होती है, तभी आपका बन जाएगा आर एम जी एक्स, जिसको अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। दूसरा अपन देखते हैं वोल्टेज रिएक्शन। तो वोल्टेज रिएक्शन में क्या होता है, ये एक इसमें क्या बना अपन को, ये जो बना है ना, ये मैग्नीशियम एल किल, इसका नाम लिख दें अपन पूरा, तो एल किल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, हेलाइड, हेलाइड, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसे ही हम वोल्टेज रिएक्शन, ये तो ग्रेनार, ये तो मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्शन का कहलाता है और बनता प्रोडक्ट ये है। अब अपन वोट, ये तो ये वुर्ज रिएक्शन ही होती है, इसका नाम है वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, रिएक्शन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अपन को एल्किल हेलाइड, कोई भी लो आप, एल्किल हेलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है, किसके साथ, सोडियम के साथ करवाई जाती है, सोडियम के साथ। तो अपन को एल्केन मिलता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये कंपाउंड है, कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन जितने होते हैं उसके डबल, डबल्ड कार्बन एटम वाला, डबल्ड कार्बन एटम वाला कंपाउंड बनता है, एल्केन बनता है। और एल्केन बनता है और सोडियम हेलाइड बाहर हो जाता है, सोडियम हेलाइड बाहर हो जाता है। इस रिएक्शन को वुल्टज रिएक्शन कहते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखी कि केमिकल प्रॉपर्टी देखी। फिर से बता रहा हूँ शॉर्ट में, केमिकल प्रॉपर्टी हमने कितनी तरीके से देखी, हमने 3 तरीके की देखी। एक तो एन एस रिएक्शन देखी, और दूसरी अपन ने देखी ई एस रिएक्शन। ई एस रिएक्शन के साथ अपन ने एक और रिएक्शन देखी थी, वो है सेड जेफ रिएक्शन को भी देखा था। और तीसरी अपन ने मेटल के साथ रिएक्शन देखी। तो अब इसमें जो है आपकी रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन हुई। इसके बाद अपन इसका स्टीरियो एक्सपेक्टेशन देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। स्टीरियो एक्सपेक्टेशन क्या है, तो स्टीरियो स्टीरियो केमिकल एक्सपेक्ट्स ऑफ NSR रिएक्शन, इसको देखते हैं। तो ये कितनी तरीके से हम इसको स्टीरियो एक्सपेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कितनी तरीके से देख सकते हैं। तो इसको हम एक तो ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिविटी के रूप में देखेंगे। दूसरा हम इसमें देखेंगे कायरेलिटी, कायरेलिटी क्या होती है उसको देखेंगे। और तीसरा हम इसमें देखते हैं एनेंशियोमर, एनेंशियोमर्स को देखेंगे। और दूसरा हम इसमें देखेंगे रिटेंशन, ठीक है, रिटेंशन। और एक और हम इसमें देखेंगे इन्वर्जन, इनवर्जन, ठीक। कितना, ऑप्टिकल, कायरेलिटी, एनेंशियोमर, रिटेंशन, इन्वर्जन, 1 2 3 4 5, ठीक। इसके रूप में हम इनका स्टीरियो एक्सपेक्टेड्स देखेंगे क्या है इसके। तो मैं पहले ऑप्टिकल वाला बता रहा हूँ। तो आप तो या तो इसको कहो तो मैं पूरा ऐसा कर देता हूँ, ये ऑप्टिकल सबको एक साथ ले लेता हूँ। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल में क्या होता है कि जैसे ही प्लेन पोलराइज लाइट को अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में भेजते हैं,
तो वह प्लेन पोलराइज लाइट को या तो इस डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में घुमा देता है, तब इसको हम डेक्स्ट्रोरेटरी कहते हैं। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों की उल्टी घुमाता है तो उसको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यहां पर क्या हुआ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और तब इसका रोटेट कैसे करता है, ये होता है रोटेट्स करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम प्लस के रूप में या हम इसको डी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में बात की जाए तो इसमें क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है ये, लीवो रोटेटरी कब होता है, जब वो रोटेट करता है, रोटेट्स करता है प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज करता है। और इसमें या लेफ्ट हैंड साइड इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से, ये माइनस नहीं है ना, ये तो मैंने ऐसे ही उसमें बताया, माइनस से या एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका हुआ कौन सा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब मैं इसमें कायरेलिटी के बारे में बता रहा हूं आपको। कायरेलिटी, कायरेलिटी क्या होती है बेटा, कायरेलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई कार्बन असिमेट्रिकल कार्बन में होती है, देखो दो बातें होती है, एक तो कायरेलिटी होती है, दूसरा अकायरेलिटी, दोनों को लिख देता हूं, अकायरेलिटी। जब प्ले जो अगर अपन किसी सैंपल को ले आते हैं और वो सुपर इम्पोज कर देता है, यानी पहले तो कार्बन को देखें, कार्बन कौन सा होता है, एक तो असिमेट्रिकल होता है, सिमे डबल एम आएगा यार मेरे, सिमेट्रिकल, और ये होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, जल्दी जल्दी के चक्कर में सिमेट्रिकल। तो असिमेट्रिकल कौन सा होता है, जो कार्बन की वैलेंसी आपको मालूम है कि चार कार्बन की वैलेंसी होती है, उससे चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हों, सेम ग्रुप नहीं जुड़े हुए, तो वो क्या कहलाएगा, जैसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर रेडिकल कोई और जुड़ा हुआ है, तो सेम जुड़े हुए नहीं हो तो अपन उसको कायरे असिमेट्रिकल कहते हैं। और सिमेट्रिकल कौन सा होता है, जिसके साथ सभी ग्रुप, जैसे आर आर जुड़ा हुआ हो या हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, सारे ग्रुप एक जैसे जुड़े हुए होंगे, वो सिमेट्रिकल कार्बन कहलाता है। तो कंपाउंड said to have chirality if the center C carbon atom attached to 4 carbon atom are different। तो जिसमें 4 कार्बन एटम जो एटम अटैच रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं कि कायरल कार्बन कहते हैं। और उसको इसको सेंटर माना जाता है, मतलब कायरल सेंटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, कायरल सेंटर के नाम से भी अपन इसको इसको कहेंगे, कायरल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर भी कहेंगे। क्लियर। तो थोड़ा सा मैं इसको रब करके थोड़ा डिटेल इसको बताता जा रहा हूँ, क्योंकि रब करना पड़ेगा, इसको ऑप्टिकल को रब कर देता हूँ कि कायरेलिटी को थोड़ा ढंग से आपको एक से और कायरेलिटी को बताता जाऊँ। क्या हुआ कायरेलिटी में, जैसे ये कार्बन कायरेलिटी, तो उसमें ऑप्टिकल सेंटर भी कहला जाएगा, डिफरेंस जिसके साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन को अपन ऑप्टिकल सेंटर या क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन कहेंगे। इसमें क्या हो जाता है कि जो कायरल कार्बन होता है वो सुपर इम्पोज नहीं करता है, मिरर इमेज में सुपर इम्पोज नहीं करता है, तो उसको रेसेमिनाइजेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग एनेंशियोमर इनटू द रेसेमिक मिक्सचर बनाना होता है इसमें। इक्वल, पहले तो इसको कायरल किसे कहेंगे, जो कि सुपर इम्पोज नहीं करता करता हो, ठीक है ना, सुपर इम्पोज नहीं करता हो, जो सुपर इम्पोज मिरर इमेज में खुद को सुपर इम्पोज नहीं करता, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, इम्पोजेबल, यानी कि यूं कहें कि एक शेप दूसरे शेप को पूरा पूरा ढक नहीं सके, ये भी कह सकते हो, तो यहाँ पर ऑप्टिकल मीडियम में तो मिरर इमेज नहीं बनती हो, एक एक इमेज दूसरे इमेज को पूरी पूरी ढके नहीं, उसको अपन नॉन सुपर जो है इम्पोजेबल हो, उसको अपन कायरल कंपाउंड या कायरल प्रॉपर्टी कहलाती है, कायरल प्रॉपर्टी उसको अपन कहते हैं। और अकायरल कौन सी होती है, वह कार्बन जिसके साथ सेम ग्रुप जुड़े हुए हों,
तो वो अकायरल कहलाएगा। यहाँ लिख देता हूँ अकायरल। सेम ग्रुप जुड़े हुए हों और ये क्या करता है, सुपर इम्पोज कर देता है, सुपर इम्पोज कर देता है मिरर इमेज में, मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर देता है। सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज इज कॉल्ड अकायरल। सुपर इम्पोजेबल, इम्पोजेबल कर दे, इम्पोजेबल इन देयर देयर मिरर इमेज, मिरर इमेज, इमेज इज कॉल्ड अकायरल। और कायरल इसका उल्टा है ना। तो ये कायरल, और इस फिर हम इनको अपन कायरलिटी और अकायरलिटी कहेंगे। सुपर इम्पोज करे तो अकायरल, और सुपर इम्पोज नहीं कर सके अपनी इमेज को तो उसको अपन कायरलिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट है एनेंशियोमर किसे कहते हैं, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स, इसको अपन एनेंशियोमर्स या मेसो कंपाउंड भी बोल सकते हैं, मेसो कंपाउंड्स, मेसो कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मेसो कंपाउंड्स हैव टू और मोर इवन नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ऐसे को अपन कायरल कार्बन एटम्स है ना, कायरल कार्बन। मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन को। मेसो कंपाउंड्स, मेसो कंपाउंड्स हैव टू और मोर, हैज टू और मोर कायरल कार्बन एटम, कार्बन एटम। दूसरी बात कि द एब्सेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसमें एक तो ये, दूसरा इसमें एब्सेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन सिमेट्री, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन सिमेट्री। प्लेन सिमेट्री होती है, दो से ज्यादा कायरल कंपाउंड भी होते हैं, तो ऐसों को अपन क्या बोलते हैं, ऐसों को अपन, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन सिमेट्री, ऐसों को अपन, आप ऐसे जो रहते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव रहते हैं, तो ये जो रहते हैं ऑप्टिकल, ऑप्टिकल इनएक्टिव भी है, इनएक्टिव, इसको अपन एनेंशियोमर कहते हैं। अरे सिंपल बता दूं मैं आपको, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और दोनों की जो कायरलिटी होती है दोनों के पास, किंतु उनमें ऑप्टिकल रूप से इनएक्टिव होते हैं, तो ऐसों को अपन एनेंशियोमर कहते हैं, एक दूसरे का एनेंशियोमर कहलाता है। तो ये एनेंशियोमर कहलाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि इनमें दो, इनकी जो दो रहते हैं उनकी जो जो अमाउंट रहता है इक्वल होता है, जो एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इसको अपन रेसेमिक मिक्सचर भी कहते हैं। है। दूसरा है रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है कार्बन का, जैसे ये बॉन्ड है, पहले बता रिटेंशन। रिटेंशन एक्चुअली होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स ऑन असिमेट्रिकल सेंटर ड्यूरिंग रिएक्शन। तो उसको अपन रिटेंशन कहते हैं। उसको थोड़ा सा ही देखा रिटेंशन को, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स यहाँ लिख देता हूँ, अरेंजमेंट्स ऑफ बॉन्ड्स ऑन asymmetric asymmetric center during रिएक्शन। अब इसको यहां देखो, ये बॉन्ड है, मैं इसको ऐसा बना देता हूं, थोड़ा सा,
ये कार्बन है और इसमें एक बॉन्ड ये है और दूसरा बॉन्ड ये डैश बॉन्ड है और दूसरा ये वेज बॉन्ड है और दो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से हैं। ठीक, थोड़ा सा बॉन्ड को बनाने का मैं एक इसको बॉन्ड को हटा देता हूँ, तो टेट्राहेड्रल टाइप का बना दूंगा बॉन्ड। ठीक है ना, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड मैंने ये बनाया। अब क्या हुआ कि कोई रिएक्शन हुई, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक्स लगा, यहाँ पर एक्स लगा हुआ है। रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बन रहा है आप उसको देखिएगा। ठीक, ये वेज बॉन्ड और ये डैश डैश वाले बॉन्ड है और ये एच है। यहाँ पर आके ओ एच जुड़ गया, मतलब इनके बॉन्ड में कोई भी चेंज नहीं आया, जैसे हैं बॉन्ड वैसे के वैसे ही बॉन्ड है, उनका ओरिएंटेशन वगैरह सब चेंज ही नहीं हुआ केमिकल रिएक्शन से। तो द अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड asymmetrical center during the reaction same, such type of the exterior रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिटेंशन। इसको अपन रिटेंशन कहते हैं। बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन, अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड इज सेम, देन वी कैन सेंड रिटेंशन रिएक्शन। और इन्वर्जन में क्या होता है कि ओरिएंटेशन बाय 180 डिग्री, उनका क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। जैसे ये है, पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इसको रिटेंशन के बाद अपन इन्वर्जन को देखते हैं। इसमें इन्वर्जन में क्या होगा, इनवर्जन, तो जो बॉन्ड है उनको, जैसे ये वाला बॉन्ड है ना, ये इस साइड आएगा, 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा। ये डैश बॉन्ड यहाँ, वेज बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला गया और ये नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे आ गया। तो बॉन्ड में क्या हुआ कि 100 क्या हो जाएगा, बॉन्ड 100 डिग्री से, तो शिफ्टिंग मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्पेशली हो जाएगा, यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पर हो जाएगा। तो ओरिएंटेशन बाय 100 डिग्री बॉन्ड और इन कायरल सेंटर ड्यूरिंग इरेक्शन। तो कायरल है ना, तो पूरा लिख देता हूं मैं इसको, तो आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जैसे मैं लिख देता हूँ, शिफ्टिंग मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन बाय 180 डिग्री ऑफ कायरल सेंटर, यानी कायरल सेंटर यानी कि कार्बन, ड्यूरिंग रिएक्शन। तो इस तरीके से हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो ये शॉर्ट में था, आप इसको ध्यान से देखिए, और कुछ हो तो आप मेरे को बिल्कुल बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये आपका कंप्लीट होता है हेलो एल्केन। अगला आएगा एल्डिहाइड और कीटोन, उसको भी देखिएगा। और आपको इसके नोट्स हो सकते हैं कि आपको मेरे चैनल जो है इस पे मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तो इसके नोट्स वहाँ से आप देख सकेंगे।